कल हमने प्रसव प्रक्रिया के जो पॉइंट्स किए थे वो था प्रसव पीड़ा के कारण, प्रसव की अवस्थाएं, प्रसव के प्रकार, प्रसव के लक्षण, प्रसव की अवधि, असामान्य प्रसव। और आज हम करेंगे शिशु आगमन की तैयारी। इससे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जो हमने पॉइंट्स कल डिस्कस किए थे उसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला है प्रसव पीड़ा के कारण। प्रसव पीड़ा के कारण क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो उसके कारण, उसके इम्बैलेंसिंग के कारण प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है। तो पहले गर्भावस्था में पूरे गर्भावस्था के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इस तरह से बैलेंस रहता है कि गर्भावस्था में आसानी से शिशु का विकास होता है। परंतु गर्भावस्था के अंत में ये जो हार्मोन होते हैं इनका स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है और इसके कारण ये प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और मांसपेशीय संकुचन चालू हो जाता है। फिर है प्रसव की अवस्थाएं। प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला तो जो विस्फारण की अवस्था होती है, विस्फारण की जो अवस्था होती है उसमें ये 12 से 16 घंटे की प्रक्रिया होती है। और इसमें जो विस्फारण है उसमें गर्भाशय की जो ऊपर की मसल्स होती हैं, जो फंडस होता है उसकी ऊपरी भाग, उसमें उसकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनमें संकुचन और विस्फारण स्टार्ट हो जाता है। और ये संकुचन और विस्फारण जो होता है ये नीचे की जो गर्भाशय की मांसपेशियां हैं वो जो कि बहुत कोमल होती हैं उनको खींचती है, उनमें तनाव उत्पन्न करती है। तनाव उत्पन्न करने के कारण वो गर्भाशय का जो मुंह होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं वो खुलने लग जाता है और उसका विस्फारण स्टार्ट हो जाता है। तो वो उसका विस्फारण होता है, साथ ही साथ योनि का भी विस्फारण होता है। तो ये जो विस्फारण होता है ये प्रक्रिया 12 से 16 घंटे की प्रक्रिया होती है प्रथम प्रसव में। दूसरे प्रसव में ये जो इसका टाइम है वो घट के आधा हो जाता है, 6 घंटे में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद जो दूसरी अवस्था है, जो इसमें है प्रसव की अवस्था है, दूसरी जो अवस्था है, इस अवस्था में निष्कासन की और शिशु के जन्म की अवस्था कही जाती है। इसमें धीरे धीरे जैसे ही एमनियोटिक सैक जो अम्लीय तरल पदार्थ जो अम्लीय झिल्ली में बंद होता है वो झिल्ली फट जाती है और अम्लीय तरल पदार्थ निकलने लगता है। और इसी के साथ साथ शिशु भी धीरे धीरे, जैसे गर्भवती स्त्री जो है वो उसको पुश करती है तो धीरे धीरे शिशु भी नीचे आने लगता है और शिशु का जन्म हो जाता है। और इसके बाद तीसरी अवस्था शुरू होती है। ये जो शिशु का जन्म होता है ये 1 से 1.5 घंटे की प्रक्रिया होती है। और फिर इसके बाद तीसरी अवस्था शुरू हो जाती है। तीसरी अवस्था में जो निष्कासन है, जो शेष बचा हुआ जो झिल्ली है, अपरा है और जो भी उसमें जो तरल पदार्थ है वो सभी निकल जाते हैं। और इसी के साथ साथ ब्लड भी 500 ml ब्लड जो है वो भी उसके साथ साथ निकलता है। तो ये निष्कासन की प्रक्रिया होती है और ये 15 से 20 मिनट की प्रक्रिया होती है। तो ये है प्रसव की अवस्था है। फिर प्रसव के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः सबसे पहले तो पहला जो प्रसव होता है वो सामान्य प्रसव कहलाता है। सामान्य प्रसव में शिशु का जो सिर है वो ग्रीवा में फिक्स हो जाता है, गर्भाशय की ग्रीवा में फिक्स हो जाता है। और जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो जन्म के समय पहले सिर बाहर आता है, फिर उसके कंधे, फिर और शरीर बाहर आ जाता है। तो ये जो डिलीवरी होती है ये नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। और इस डिलीवरी में कम समय लगता है। दूसरी जो डिलीवरी होती है उसमें शिशु का जब सिर बड़ा होता है तो जितना भी विस्फारण हुआ है वो विस्फारण उस सिर को निकलने के लिए कम होता है। तो औजार की सहायता से, जिसको हम फोर्सेप कहते हैं, फोर्सेप की सहायता से उसका सिर बाहर निकाला जाता है
और साथ ही साथ योनि में भी कट लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति होती है, नॉर्मल डिलीवरी में भी कट लगता है, पर इसमें ज़्यादा कट लगता है फोर्सेप डिलीवरी में। और ऐसी स्थिति में इस डिलीवरी को हम कहते हैं फोर्सेप डिलीवरी, जहाँ पे औजार की सहायता से उसका शिशु का सिर निकाला जाता है। तीसरा जो प्रकार है प्रसव का, वो है सिजेरियन। सिजेरियन जो ऑपरेशन के द्वारा हम डिलीवरी कराते हैं प्रसूता की, तो उसको सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। जब शिशु का हेड फिक्स नहीं होता, वो शिशु आड़ी स्थिति में है या उल्टा है, ब्रीच है, उसका पैर नीचे है, सिर ऊपर है, तो या फिर शिशु बैठी हुई अवस्था में है, या फिर जुड़वा बच्चे हैं, या फिर गर्भाशय में कोई ट्यूमर है, कोई भी ऐसी अवस्था जो कि असामान्य है, तो वो उसमें फिर हम सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः प्रसव होते हैं। प्रसव के जो लक्षण होते हैं, वो जनरली सबसे पहला जो लक्षण होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि रक्त स्राव होने लगता है, अल्प मात्रा में रक्त स्राव होता है, जिसको हम शोक कहते हैं। इसका मतलब कि प्रसव होने वाला है। फिर अम्लीय झिल्ली में जो अम्लीय तरल पदार्थ है, तो वो झिल्ली रप्चर हो जाती है अपने आप ही, उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगता है, तो वो भी एक लक्षण होता है। और ये लक्षण बहुत ही खतरनाक होता है। इसको बहुत जल्दी अटेंड करना पड़ता है डॉक्टर्स को। अगर इसको जल्दी अटेंड नहीं करेंगे तो माता और शिशु दोनों की जान खतरे में होती है। तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है जिससे पता चलता है कि प्रसव होने वाला है। अच्छा, उसके साथ साथ लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेबर पेन्स जो स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे पहले तो 30 मिनट के अंतराल में लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद ये 30 मिनट के बाद धीरे धीरे इनकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, और इसमें 30 से फिर 10 मिनट पे आ जाता है। 10 मिनट के अंतराल में वो चलने लगता है। और ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति में प्रसव जो है वो उसका विस्फरण और संकुचन बहुत तीव्र गति से चालू हो जाता है। और यदि लेबर पेन्स नहीं होते तो ऑक्सीटोसिन नामक एक इंजेक्शन होता है, वो दिया जाता है। फिर है प्रसव की अवधि। प्रसव की जो अवधि होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया। 3 अवस्थाओं में प्रसव होता है। पहली अवस्था में 12 से 16 घंटे की अवस्था होती है, दूसरी अवस्था 1 से 1.5 घंटे की अवस्था होती है, और तीसरी अवस्था 15 से 20 मिनट जो कि निष्कासन की अवस्था होती है। पहली विस्फरण की, फिर शिशु आगमन की, फिर तीसरी निष्कासन की अवस्था। ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ये अवस्थाएं वो प्रसव की जो अवधि जो है वो निर्धारित करती है। और इसमें यही होता है कि एज डिफाइंड होती है 13 से 45 साल की उम्र तक प्रजनन हो सकता है, मतलब कि ये शिशु जो है वो हो सकता है, परंतु 22 से 30 साल की उम्र को आइडियल माना जाता है। उसके बाद जो मांसपेशियां हैं वो कठोर होने लगती हैं, और ये इतना मतलब जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं रह जाता। इसलिए ये जो पीरियड होता है ये आइडियल पीरियड कहलाता है। उसके बाद है असामान्य प्रसव। असामान्य प्रसव मैंने आपको जो बताया, जिसमें कि हम ऑपरेट करते हैं या सिजेरियन डिलीवरी करते हैं, जिसमें जब बच्चा या तो आड़ा है, या फिर बच्चे के नाल लिपटी हुई है गले में, या फिर बच्चा ब्रीच है, उल्टा है, या फिर बच्चा बैठी हुई अवस्था में है, या जुड़वा बच्चे हैं, या ट्रिपलेट्स हैं, 1 से अधिक संख्या में बच्चे हैं, या फिर गर्भाशय में कोई ट्यूमर हो गया है। तो ये सारी परिस्थितियां जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भाशय जो है फटने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो जो अपरा है वो चिपकी हुई रहती है। तो ऐसे में तुरंत चिकित्सालय जाना चाहिए और चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। और लास्ट है शिशु आगमन की तैयारी। शिशु आगमन की तैयारी जो है वो हम आज करेंगे। तो शिशु आगमन में
सबसे पहले तो हमें जो स्त्री है, जो प्रसूता है, उसको प्रसव पीड़ा का कोई भय नहीं होना चाहिए और वो आसानी से उस प्रसव प्रक्रिया का सामना कर सके। इसलिए उसको साइकोलॉजिकली बहुत मजबूत बनाना होता है, वो खुशी खुशी ये काम कर सके, डर के या सदमे से ये काम ना करे। तो उसको जो भी चिंताएं होती है वो चिंता मुक्त कर देना चाहिए और वो आसानी से इस चीज़ का सामना करे। इस तरह से हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसको हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जहाँ पर प्रसव होता है वहाँ पर भी चिकित्सकों की भी ये ड्यूटी होती है, नर्सेस की भी ये ड्यूटी होती है कि वो गर्भवती स्त्री को प्रोत्साहित करती रहें। तो ये सबसे पहले फिर उसके बाद उसकी तैयारी होती है, प्रसव की तैयारी। तो उसमें सबसे पहले तो हम जो भी तैयारी करनी है वो उसकी तैयारी कर लेते हैं। जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स और सब कुछ जो भी है वो हॉस्पिटल में तैयार हो जाता है। इसके अलावा उसका ब्लैडर, गर्भवती स्त्री का ब्लैडर और उसकी जो इंटेस्टाइन्स है, रेक्टम, ये दोनों ही एम्प्टी करना होता है। ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए उसको यूरिन जो है वो पानी देना बंद कर देते हैं और उसको कहते हैं कि पहले वो यूरिन जाके आए। और उसके बाद ये रेक्टम कैसे खाली करते हैं कि एनिमा देते हैं। एनिमा से उसकी इंटेस्टाइन्स, एनिमा या सपोजिटरी देते हैं, उन लगाते हैं उसके। तो उससे क्या होता है कि वो रेक्टम जो है वो पूरा खाली हो जाता है। तो जिससे कि उस समय और उसको गर्भवती स्त्री को कुछ खाने को भी नहीं दिया जाता। तो उसका पेट, उसका रेक्टम, उसका ब्लैडर सब कुछ एम्प्टी रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको उल्टी आती है और कई बार बहुत विकट स्थितियां हो जाती हैं, क्योंकि उसको प्रेशर भी लगाना होता है शिशु जन्म के लिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें खाली की जाती हैं। और इसके साथ साथ ही जो शिशु है उसकी हृदय की गति भी देख ली जाती है। हृदय की गति जो है 100 से अगर कम है तो फिर उसे चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत होती है। तो हृदय की गति उसकी 120 से 160 प्रति मिनट होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल मानी जाती है। तो ये तैयारी कर ली जाती है। उसके बाद गर्भाशयी संकुचन और विस्फारण किस प्रकार हो रहा है ये भी हमें टाइम नोट करते करते जो है वो नोट करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि क्या स्थिति है या कितनी देर में जन्म होने वाला है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जब उसका जो विस्फारण है वो पूरा हो जाता है तो फिर शिशु जन्म की तैयारी चालू हो जाती है और शिशु जन्म हो जाता है। जब शिशु जन्म हो जाता है तो फिर उसके बाद उस शिशु को हम जो चिकित्सक होते हैं वो जैसे ही वो जन्म लेता है तो पैरों से उसको उल्टा लटका देते हैं और पीठ उसकी थपथपाते हैं, जिससे जितने भी लिक्विड्स, उसके तरल पदार्थ उसके अंदर, मुंह में, नाक में, आँख में और अंदर गले में जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सारे निकल जाते हैं। और उसके बाद वो रोने लगता है। तो उस शिशु की फर्स्ट क्राई जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से उसके लंग्स खुलते हैं, उसको ब्रीदिंग आती है। तो ये फर्स्ट क्राई जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में इसको शिशु को फर्स्ट क्राई कराना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे लिक्विड्स बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से वो ले सके, सांस ले सके। उसके बाद शिशु को साफ किया जाता है और साफ करने के बाद रुई या मलमल के कपड़े से को पानी एंटीसेप्टिक घोल में भिगोकर उसकी सफाई की जाती है। फिर उसके बाद उसकी जो प्लासेंटा है या अपरा है जो नाभि से लगी हुई है उसको अपरा को काटते हैं, स्टरलाइज्ड उससे इंस्ट्रूमेंट से काटते हैं और फिर उसको बांध देते हैं स्टरलाइज धागे से। तो ये सब डॉक्टर्स ही करते हैं। मतलब जहाँ भी हम हॉस्पिटल हमने अगर अप्रोच किया हुआ है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही ये सब काम करते हैं। उसके बाद उसका शिशु का वज़न लिया जाता है और लंबाई और वज़न दोनों उसका नापा जाता है। उसके बाद ये 24 घंटे के बाद जो धागा बांधा है नाभि में उसको खोला जाता है और उसको वापस से उसको टाई किया जाता है। और
यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो उसको 4 घंटे बाद माँ को दे दिया जाता है मदर फीड कराने के लिए। यदि सिजेरियन डिलीवरी है तो फिर डॉक्टर्स के हिसाब से उसको मदर को दिया जाता है कि मदर फीड उसका कब कराना है, ये डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। और शुरू में उसका जो 10 दिन के अंदर अंदर जो शिशु है उसका वजन घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि उसके जितने तरल पदार्थ हैं अंदर घुसे हुए हैं वो सब निकल जाते हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद वो धीरे धीरे अपना नॉर्मल जो उसका वजन था पहले उस वजन की तरफ आता है। और इसी के साथ साथ जो शिशु मल त्याग करता है वो भी काले गहरे रंग का होता है और जिसको मिकोनियम कहते हैं। मिकोनियम होता है, तो ये काले रंग का होता है। तो ये मल त्याग जब वो करता है तो काले रंग का होता है। फिर उसके बाद उसको मदर फीड कराते हैं, शिशु को का टेम्परेचर भी लिया जाता है। और यदि प्री मेच्योर चाइल्ड है तो उसको इंक्यूबेटर में भी रखा जाता है, जहाँ पर इंक्यूबेटर में एक ही तापक्रम पे उसको रखा जाता है जो जिससे वो वहाँ पर सुरक्षित रहे और सुरक्षित वातावरण में रहे। और इसी के साथ साथ उसकी मतलब पूरी केयर की जाती है, उसमें भी उसका वजन लिया जाता है। ये देखा जाता है कि उसको जॉन्डिस तो नहीं है, तो बार बार मदर फीड कराया जाता है। और अगर मदर फीड नहीं कराया जा रहा है उसको, तो उसको पानी में शहद घोल के या फिर आर्टिफिशियल फीडिंग भी कराई जाती है। परंतु ये सब तभी बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ हैं तभी कराई जाती है कि जबकि मदर की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो ये मदर फीड ही सब प्रेफरेबली दिया जाता है। थैंक यू गर्ल्स। आगे टॉपिक खत्म।